हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिनको 2025 में हिंदी का पेपर देना है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको मान लो आप गए एग्जाम देने और आपको हिंदी में कुछ नहीं आता है, आपके पास ये है बोर्ड एग्जाम की कॉपी और ये रहा हिंदी का पेपर, ठीक है। पूरे ये 100 नंबर का पेपर है और आपको हिंदी में कुछ भी नहीं आता है, तो आखिर आप कैसे कॉपी लिखेंगे ताकि आपको हिंदी में 80 to 85% मार्क बहुत ही आसानी से मिल सके। तो अगर आपको भी हिंदी में कुछ नहीं आता है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, या आपने हिंदी की तैयारी बहुत अच्छे से नहीं की है फिर भी आप पेपर को देखकर ही उसका सॉल्यूशन आपके दिमाग में आ जाएगा और बहुत अच्छे से आप कॉपी लिख कर आएंगे और इस बार भैया 90% प्लस लेकर आएंगे, कुछ भी ना आए फिर भी, क्योंकि हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मैंने लिखा है ना, अनपढ़ भी हो जाएंगे पास, जिनको कुछ नहीं आता वो भी पास होंगे। अगर आप भी उन स्टूडेंट्स में से हैं जो किसी मजबूरी की वजह से कुछ भी नहीं पढ़ पाए हैं और आपको बोर्ड एग्जाम देने ज्यादा है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। ऐसा वीडियो आपको YouTube पर कहीं नहीं मिलेगा। मैं हर साल ये वीडियो लेकर आता हूं, लाखों बच्चे इस वीडियो को देखते हैं और पास होते हैं और कहते हैं सर आपके कारण ही, आपके ट्रिक के कारण ही मैं इस बार पास हुआ हूं। तो मुझे भी सुकून मिलता है, चलो मेरे कारण भला कुछ बच्चे तो पास हुए, मतलब मेरे कारण किसी का तो भला हुआ। तो आज मैं आपका भला करने आया हूं भैया, लास्ट तक वीडियो को देख लेना। मैं सब कुछ लाइव दिखाऊंगा, कैसे आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं आता फिर भी कैसे आप कौन सा ट्रिक लगाएंगे ताकि हिंदी के पेपर में इस बार आप धुआं धुआं करके आए और इस बार 100 में 95 प्लस लेकर आए। तो देखो हमारे पास एक बोर्ड एग्जाम की कॉपी है, यहां पे देखो नीचे कॉपी है। तो आपको जब भी कॉपी मिले ना, सबसे पहले आपको क्या करना है, लाइनिंग कर लेना है। जैसे साइड में इधर ऐसे लाइनिंग कर लीजिएगा, क्योंकि ये करना बेहद ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अभी मैं पूरा पेपर सॉल्व कराने वाला हूं और ऊपर आपको यहां पे रोल नंबर लिख देना है। अपना रोल नंबर लिख दोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब देखो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो हिंदी में होता क्या है, दो खंड होते हैं, खंड का खंड खा। अब देखो सबसे पहले हिंदी का बहुविकल्पीय प्रश्न दिया जाता है। अब देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कोई ऐसा ट्रिक नहीं है जो आप लगा सकते हैं, बस हाँ कुछ ऐसे ट्रिक हैं। जैसे अगर मान लो, मैं थोड़ा सा समझा देता हूं आपको, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 2-3 ट्रिक्स होते हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव में क्या होगा, आपका आ गया इनमें से कोई, इनमें से सभी। अगर मान लो आपके ऑप्शन में है इनमें से सभी, ठीक है। अगर कुछ इस टाइप का आ जाता है भैया तो समझ लो वो लगभग सही होता है। या आपके ऑप्शन में 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 2 यहां पे है, ऑप्शन नंबर 3 यहां पे है, ठीक है, और ऑप्शन नंबर 4 है, ठीक है। तो इसमें जो ज्यादातर प्रायोरिटी होती है मेरे स्टूडेंट, वो फर्स्ट और सेकंड की होती है। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मैं कोई ऐसा ट्रिक आपको नहीं बता सकता हूं कि एग्जैक्ट होगा, क्योंकि कहीं कहीं मैंने देखा है कि ये ट्रिक भी फेल हो जाते हैं, मतलब आपको ऑप्शन चूज करने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको करना क्या है, पहले क्वेश्चन पेपर आप 15 मिनट खूब ध्यान से पढ़ लो, खूब ध्यान से पूरा पेपर पढ़ लो, क्योंकि पेपर पढ़ने से आपको क्वेश्चंस जो है ना उसका आंसर ढूंढने में आसानी होगी। आपका दिमाग जो है एक एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में लग जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मान लो आपको कुछ इसमें पता है, जैसे मान लो फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना किसे माना जाता है, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट सही है, चंद छंद वर्णन की महिमा। अगर आपको पता है तो जाकर फट से लिख दो। कैसे लिखोगे वो भी मैं बता देता हूं, देखो मैं यहां पे ही बता देता हूं, आप लोग अलग पेज में लिख लीजिएगा, ये सब मत लिखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग डालेंगे हेडिंग खंड का, क्या डालेंगे, खंड का, ठीक है। खूब प्यारा हेडिंग डालना ऐसे और इसको अंडरलाइन करना है स्केल की सहायता से, ठीक है। मतलब आपको स्टार्टिंग के जो पेजेस हैं बहुत सुंदर लिखना है, अच्छे से लिखना है, गलत सही मतलब जो भी आपको आता है अच्छे से लिखना है, क्योंकि ये क्लास उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको कुछ भी नहीं पता है और वो बोर्ड एग्जाम देने चले गए। तो प्रश्नोत्तर संख्या 1, ठीक है, कुछ ऐसे करके आपको लिख देना है और इसके नीचे भी आपको अंडरलाइन ऐसे कर देना है, ठीक है। इसके नीचे भी आपको अंडरलाइन ऐसे कर देना है। अब देखो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मान लो कुछ आता है, एक चीज और ध्यान रखना, पहले आप उसी क्वेश्चन का आंसर लिखना जो आपको पता है एग्जैक्ट, क्योंकि स्टार्टिंग के पेजेस में सही आंसर होना चाहिए। एग्जामिनर जो है ना स्टार्टिंग के पेजेस को ज्यादा देखता है, ठीक है, ज्यादा उस पर ध्यान देता है, तो वो सही होना चाहिए। अभी मैं बताऊंगा कि कैसे आप गद्यांश का ट्रिक की सहायता से बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपने प्रश्नोत्तर संख्या डाल दिया, मान लो आपको पता है फर्स्ट का
तो आप लोग ऐसे लिखना, यहां पर का लिख देना ऐसे। अब का कौन सा ऑप्शन सही है? का भैया जैसे आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है, फर्स्ट, चंद छंद वर्णन की महिमा, तो ऐसे आप लोग फर्स्ट लिखना और इसको लिख देना ऐसे, चंद छंद वर्णन की महिमा। ठीक है, मतलब अपने हिसाब से इसको जो भी ऑप्शन सही है उसको ऐसे लिखना है, चंद छंद वर्णन की महिमा। ठीक है, महिमा, ऐसे कुछ करके प्रश्नोत्तर संख्या का फर्स्ट से ये तो लिख दो। ऐसे दूसरा है, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है? तो भैया बालकृष्ण भट्ट जी हैं। तो आप लोग खा का जो भी सही है ऐसे खा करके लिख दो। ठीक है, देखो मान लो अगर आपको कुछ नहीं आता तो मैं अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूं, आप लोग कहेंगे सर जी मुझे तो नहीं आता है, फिर हम कैसे इसका आंसर लिखेंगे? तो अभी मैं आंसर इसका बता रहा हूं, आगे हम पूरा पेपर सॉल्व करेंगे, बस लास्ट तक देखो। तीसरा ऑप्शन हमारा है बालकृष्ण भट्ट। ये मैं बता रहा हूं कि ऐसे आपको खूब प्यार से लिखना है और राइटिंग से, जितनी अच्छी राइटिंग आपकी हो सके उतनी अच्छी राइटिंग से लिखना है। ठीक है, अब देखो ये तो हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको जो जो आंसर पता है भैया आप उसको लिख देना। ठीक है, ऐसे करके प्रश्नोत्तर संख्या 2 यहां पे है, ये भी ऑब्जेक्टिव है, तो प्रश्नोत्तर संख्या आप 2 डालना और इसका भी काखा गघा अंगा करके जो भी क्वेश्चन सही होगा आंसर वो लिख देना। अगर आपको कुछ नहीं आता तो सबसे ज्यादा जो स्पेशल होता है टॉपिक वो होता है गद्यांश। ठीक है, ये जो गद्यांश होता है ना, इसका जो 10 नंबर है वो एकदम फिक्स होता है। कैसे? आपको यहां से लेकर यहां तक एक गद्यांश दे दिया गया, इसके नीचे 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, पांचों का आंसर लिखना है, आपको 10 नंबर मिलेगा। अब पांचों क्वेश्चन का आंसर आपको इसी गद्यांश में ही मिलेगा, ये सबसे इजी होता है। नहीं पता तो अथवा लगा है, आप ये वाला कर सकते हो, देखो ये वाला। ठीक है, ये कर सकते हो, इसके नीचे भी 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इसमें ऑप्शन होता है, दोनों में से कोई एक करना है। अब कैसे आप ट्रिक लगाओगे? मान लीजिए गद्यांश आपके सामने है, आपको कुछ भी नहीं पता है, तो आप कैसे ट्रिक लगाएंगे इसका ताकि हमारा ये गद्यांश बहुत आसानी से सॉल्व हो जाए? ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डालेंगे यहां पे प्रश्नोत्तर संख्या 3, क्योंकि देखिए ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, तो प्रश्नोत्तर संख्या 3 डालेंगे। यहां पे ध्यान देना, अगर कुछ नहीं आता तो ये जो टॉपिक है ना, ये आपको 10 नंबर बिल्कुल कंप्लीट कराएगा। देखो मैं पूरा ट्रिक बताऊंगा, बस लास्ट तक आप लोग देखना। प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 3 हमारा है, तो प्रश्नोत्तर संख्या 3 हमने हेडिंग डाला और हमने कर दिया यहां पे अंडरलाइन। आप अच्छे से कीजिएगा, हम कैमरे के कारण थोड़ा इधर उधर लाइन हो सकता है, लेकिन आपको अच्छे से करना है। प्रश्नोत्तर संख्या 3। अब मान लो हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, विज्ञान की प्रगति के कारण, मैं पूरा ट्रिक बताऊंगा, ध्यान से समझना। इसको पढ़ेंगे पहले, ध्यान से एक बार पढ़ लेते हैं। विज्ञान की प्रगति के कारण नई चीजों का निरंतर आविष्कार होता रहता है। जब कभी नया आविष्कार होता है तो उसे नई संज्ञा दी जाती है। जिस देश में उसकी सृष्टि की जाती है वह देश उस आविष्कार के नामकरण के लिए नया शब्द बनाता है। वही शब्द प्रायः अन्य देशों में बिना परिवर्तन के वैसे ही प्रयुक्त किया जाता है। यदि हर देश उस चीज के लिए अपना अपना अलग अलग नाम देता रहेगा तो उस चीज को समझने में ही दिक्कत होगी, जैसे रेडियो, टेलीविजन, स्यूतनिक। ठीक है, अब यहां पे एक चीज ध्यान देना है, ये जो गद्यांश है ये हमारे भाषा और आधुनिकता चैप्टर का है। थोड़ा सा ट्रिक लगाना है, या तो इस गद्यांश में कहीं भाषा आएगा या तो आधुनिक चीजों के बारे में बताया जाएगा। फिर देखो विज्ञान की प्रगति जो है ये मॉडर्न में हुई है, पहले विज्ञान की उतनी प्रगति नहीं थी। ठीक है, तो ये हमारे भाषा और आधुनिकता चैप्टर का है। अब जैसे ये वाला गद्यांश है, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं जिसके कारण वो वसुंधरा कहलाती है। ठीक है, तो इसमें भी आपको धरती और जो कुछ ट्रिक हैं, पृथ्वी, इन सब के कारण ये हमारे राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर का गद्यांश होगा। तो ऐसे आपको थोड़ा सा पहचानना है, क्योंकि देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो रहेगा उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ में आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना होता है। तो आप लोग गद्यांश को एक नजर देख लीजिएगा, अभी समय है, ताकि आप पहचान सकें किस पाठ का है। बाकी जो क्वेश्चन है इसको मैं इसी गद्यांश में इसका आंसर मिल जाएगा। देखो इसको करना क्या है, आपने प्रश्नोत्तर संख्या डाला, फिर जैसे विज्ञान की, इसका फर्स्ट वर्ड और जो इसका लास्ट वर्ड है, देखो लास्ट वर्ड है स्यूतनिक, तो इसको लिख देंगे। ठीक है, लिखेंगे ऐसे डॉट डॉट करके, ताकि एग्जामिनर को भी पता चले कि भैया आपने कौन सा गद्यांश किया है। तो विज्ञान की, ठीक है, डॉट 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 करके स्यूतनिक, क्या लिखेंगे? स्यूतनिक। ठीक है, कुछ ऐसे हम लोग लिख देंगे। ये लिखना बेहद ज्यादा जरूरी है, ये आप लोग ध्यान में रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं। अब देखो सबसे पहले हमें करना क्या है, पहले इस गद्यांश को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन का आंसर देंगे। देखो यहां पे क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे, पढ़ तो हमने लिया ऑलरेडी। देखो
उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। आपको संदर्भ लिखना है। कैसे लिखोगे? जैसे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित तथा श्रेष्ठ निबंधकार प्रो जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित भाषा और आधुनिकता शीर्षक से अवतरित है। तो आप संदर्भ डायरेक्टली लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। मतलब पाठ का नाम और लेखक का नाम आना चाहिए। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखो 2 नंबर ये आपका कंप्लीट हो जाएगा सिर्फ संदर्भ लिखने से। यहां पे कभी कभी आता है उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? देखो यहां पे फर्स्ट नंबर आप लोग डालेंगे कि हम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं, ऐसे, ठीक है। और यहां पे पाठ का नाम लिख देंगे ऐसे, पाठ का नाम, ठीक है। और पाठ का नाम हमारे क्या है? पाठ का नाम है भाषा और आधुनिकता। ये भाषा और आधुनिकता से लिया गया है, तो लिख देंगे भाषा और आधुनिकता, आधुनिकता, ठीक है। उसके बाद में हम लोग लिख देंगे लेखक का नाम। पाठ एवं लेखक का नाम पूछा जाएगा तो हम लेखक का नाम भी लिख देंगे, लेखक का नाम, ठीक है। ऐसे खूब प्यार से लिख देना मेरे भाई। पहचानना तो पड़ेगा ही आपको, क्योंकि पहचान पाओगे तभी इसका आंसर दे पाओगे। बाकी जो क्वेश्चन है उसका आंसर मैं अभी देता हूं। प्रो जी सुंदर रेड्डी, ठीक है। कुछ ऐसे आप लोग लिख दोगे, नंबर आपको भैया पूरा मिल जाएगा। लेकिन कैसे मिलेगा वो अब बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखो रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, मतलब यहां से लेकर यहां तक जो आपका है इसकी व्याख्या करनी है। अब आप कहेंगे सर जी ये ऑलरेडी हिंदी में दिया गया, इसकी व्याख्या कैसे करेंगे? देखो इसका व्याख्या करने में कुछ नहीं है, थोड़ा चेंज करके अपने स्टाइल में, अपने दिमाग से हल्का फुल्का चेंज करके लिख दोगे, आपको नंबर मिल जाएगा। बस करना क्या है, ध्यान से समझो। ऐसे दूसरा नंबर आपको हेडिंग डालना है, ऐसे दूसरा नंबर हेडिंग डालना है और लिखना है एक हेडिंग, रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है। ऐसे हमने हेडिंग कर दिया, व्याख्या, ठीक है। हेडिंग डाल दिया, इसको अंडरलाइन कर देंगे। मतलब जितनी सुंदरता हो सके कॉपी में दिखानी है। अगर आपको कुछ आता है तो भी, नहीं आता है तो भी, ठीक है। तो ये रेखांकित अंश की व्याख्या हमारी हो गई। अब रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डाल के देखो, इसी का आपको व्याख्या करना है। विज्ञान की प्रगति के कारण नई चीजों का निरंतर आविष्कार होता रहता है। तो यहां आपको यहां से लेकर यहां तक लिखना है। तो थोड़ा स्टाइल से लिखो कि प्रो जी सुंदर रेड्डी जी ने कहा है कि विज्ञान की प्रगति लगातार हो रही है, जिससे नए नए आविष्कार हो रहे हैं, ठीक है। वर्तमान में जब कभी भी कोई नया आविष्कार किसी के द्वारा किया जाता है तो उसको एक अलग अपना नाम दिया जाता है, ठीक है। और जिस देश में वो आविष्कार किया जाता है वो देश अपना स्वयं का एक नाम उसको देता है, ठीक है। मतलब ऐसे कुछ आपको लिखना है। इसी चीज को थोड़ा चेंज करके लिख दो, बस आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। जैसे लिख दो विज्ञान की प्रगति निरंतर वर्तमान में हो रही है और नए नए आविष्कार हो रहे हैं, ऐसे करके आपको लिख देना है, जैसे थोड़ा थोड़ा, ठीक है। विज्ञान की प्रगति, ठीक है। मैं पूरा यहां पे नहीं लिखाने वाला हूं, लेकिन हाँ ऐसे करके आप लोग डॉट डॉट जो भी मैंने बताया है थोड़ा एक्सचेंज करके आपको लिख देना है। पूरे 2 नंबर यहां पे भी आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत यहां पे नहीं होने वाली है, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। तो 2 नंबर कंप्लीट। तीसरा देखो, कौन सा देश किसी आविष्कृत चीज के नामकरण को नया शब्द देता है? तो यहां पे लिखा है, देखो यहां पे, जिस देश में उसकी सृष्टि की जाती है वो देश उस आविष्कार के नामकरण के लिए नया शब्द बनाता है। मतलब जिस देश में वो आविष्कार किया जाएगा वही तो अपने आविष्कार का नया नाम देगा। तो वही चीज कहा जा रहा है, जिस देश में उसकी सृष्टि की जाती है, यानी कि जिस देश में वो बनाया जाता है उसी देश में उसका नामकरण भी होता है। यहां से लेकर यहां तक अगर आप लोग लिख दोगे फिर भी आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हम थर्ड करके लिख देंगे ऐसे 1 2 3, ठीक है। और लिखेंगे जिस देश में उसकी सृष्टि की जाती है वो देश अपना एक अलग नामकरण देता है। देखो इस क्वेश्चन का, ये थर्ड वाला जो हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहीं पे दिया है। चौथा क्वेश्चन देखो, 2 नंबर हमारा ये भी कंप्लीट। बस ऐसे लिखते चले जाओ, आपको कुछ करना नहीं है। चौथा, यदि हर देश आविष्कृत चीजों का अपना अलग अलग नाम देता रहेगा तो क्या होगा? मतलब अगर हर देश आविष्कार करे और उसका अलग अलग नाम दे, जैसे हमारे यहाँ टेलीविजन को कुछ दूसरा कहा जाए, वहीं कहीं देश में दूसरा कहा जाए, ठीक है, तो क्या होगा? तो देखो इसका आंसर सीधा सीधा दिया गया है। यहां पे ध्यान दो, देखो यहां से देखो, यदि हर देश उस चीज के लिए अपना अपना अलग अलग नाम देता रहेगा तो उस चीज को समझने में ही दिक्कत होगी। बस इतना लिख दो भैया, नंबर मिल जाएगा।
बस इतना लिख दो, उठा के नंबर मिल गया। तो इसीलिए मैं कहता हूं कुछ नहीं पता है फिर भी आप जाकर ढूंढो इसका आंसर। जो कीवर्ड्स हमारे क्वेश्चन में हैं, जैसे यहां पे कीवर्ड है कि यदि हर देश आविष्कृत चीज का अपना अलग अलग नाम देता रहेगा तो क्या होगा, यहां पे वही कीवर्ड मैच कर रहा है। यदि हर देश उस चीज के लिए अपना अलग अलग नाम देता रहेगा तो आप जान जाओ भैया कीवर्ड मैच कर रहे हैं, यानी कि ये आंसर यही होगा। ठीक है, तो ऐसे आपको जाकर लिख देना है, यानी कि चौथा ऐसे लिखना है और लिखना है यदि हर देश, ठीक है, यदि हर देश, ठीक है, अपना अलग अलग नाम देता रहेगा तो उस चीज को समझने में दिक्कत होगी। बस ऐसे लिखना है। देखो पूरे पेपर का मैं ट्रिक बताने वाला हूं तो वीडियो को ध्यान से देखना। पांचवा, नई चीजों के आविष्कार होने का क्या कारण है? बताओ नए नए चीजों का आविष्कार होने का क्या कारण है? तो देखो लिखा है यहाँ पे, विज्ञान की प्रगति के कारण नई चीजों का निरंतर आविष्कार होता रहता है, यानी कि नई नई चीजों के आविष्कार होने का कारण विज्ञान की प्रगति है। जो विज्ञान लगातार प्रगति कर रहा है इसी कारण से नई नई चीजों का आविष्कार हो रहा है। ठीक है, तो लिख दो पांचवा करके ऐसे। ठीक है, नई चीजों के आविष्कार होने का कारण विज्ञान की प्रगति है, नई चीजों। ठीक है, तो ऐसे करके आपको लिखना है, बाकी कुछ करना नहीं है मेरे भाई। ऐसे लिख दोगे नंबर आपको पूरा दे दिया जाएगा। तो मैंने एक ट्रिक मैं बता रहा हूं कि कैसे आपको अगर कुछ नहीं आता है फिर भी आप इस गद्यांश में से आंसर ढूंढ ढूंढ कर आप लिख सकते हैं बहुत ही ज्यादा आसानी से। ठीक है, तो चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। भैया गद्यांश तो हमारा हो गया है, यानी कि गद्यांश वाला सेक्शन हो गया, ये हो गया, यहां तक ये भी हो चुका है। अब पद्यांश को देखते हैं। ऐसे पूरे पेपर का मैं ट्रिक बताने वाला हूं। कुछ नहीं पता है, वैसे गए हो बैठे हो तो बैठने से कुछ नहीं होता है, कुछ ना कुछ लिख दोगे नंबर अच्छा मिलेगा। चलो आगे देखते हैं। अब देखो गद्यांश वाला सेक्शन हो गया। पद्यांश को देखते हैं 4 नंबर। देखो दिए गए पद्यांशों में से किसी दिए गए पद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जैसे देखो, कौन तुम संस्कृत जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी मड़िए कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। 5 क्वेश्चन इसके नीचे है, नहीं पता तो अथवा लगाइए, दूसरा वाला आप कर सकते हो। दोनों में से कोई एक आपको करना है। चलो थोड़ा सा ट्रिक मैं बता देता हूं। ये देखो प्रश्नोत्तर संख्या 4 पहले आप लोग खूब प्यार से डाल देना। ठीक है, यहां पे हम लोग लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 4, प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है, 4 ऐसे खूब प्यार से हेडिंग डालेंगे और यहां पे हम लोग अंडरलाइन करेंगे कुछ ऐसे। ठीक है, ये देखो हमने कर दिया अंडरलाइन। ठीक है, कर दिया। अब देखो क्या करना है मेरे स्टूडेंट, ध्यान से समझो। वही सेम प्रोसेस, कौन तुम डॉट डॉट करके जो इसका लास्ट वर्ड है, जो इसका लास्ट वर्ड है आलस्य, ठीक है, ऐसे कर दो, कौन तुम, ठीक है, डॉट 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 करके आलस्य कर दो, आलस्य कुछ ऐसे लिख दो। ठीक है, अब करना क्या है मेरे स्टूडेंट, ध्यान दो। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखो। तो पहले इस वाले पद्यांश को पढ़ो। कौन तुम संस्कृत जलने तीर तरंगों से फेंकी मड़िए कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य एक करुणा में सुंदर मोर और चंचल मन का आलस्य। ठीक है, ये दिया गया है। इसको सोचो किस चैप्टर का हो सकता है, क्या आपने कभी पढ़ा है? ये देखो थोड़ा बहुत हिंदी में मैं कहता हूं, अभी भी समय है, पढ़ लो भैया, टाइम है, कुछ करके दिखा दो। तो पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखना है, तो हम ऐसे लिखेंगे फर्स्ट, ये जो शीर्षक का नाम है मेरे भाई ना, शीर्षक का नाम, शीर्षक का नाम ऐसे हेडिंग डाल दो और डाल दो कवि का नाम, कवि का नाम। ठीक है, तो शीर्षक का नाम जो हमारे है भैया वो श्रद्धा मनु है। ये श्रद्धा मनु चैप्टर का हमारा पद्यांश है। और कवि का नाम जो है बहुत फेमस कवि है जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी। अगर आपको पता है आप बेशक लिख दीजिए, नहीं पता है तो आप लोग ट्रिक सोचिए कि आखिर कैसे इसको लिखेंगे मेरे भाई। थोड़ा सा आप पाठ का नाम याद करने की कोशिश कीजिए। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आपको करना क्या है, दूसरा कौन तुम संस्कृत जलनित तीर तरंगों से फेंकी मड़िए, किसकी व्याख्या करनी है। तो आप सोचिए कौन तुम कौन हो, संस्कृत जलनिध मतलब संसार रूपी सागर के तीर किनारे पर तरंगों के द्वारा फेंकी गई मड़ी एक एक, मतलब तुम कौन हो।
ठीक है, जो संसार रूपी सागर के किनारे तरंगों से फेंकी गई एक मणि के समान प्रतीत हो रहे हो। बस ऐसा थोड़ा सा लिख दो भाई। दूसरा क्वेश्चन हेडिंग डालेंगे खूब प्यारा सा नंबर 2 और यहां पे नंबर 2 करके लिख देंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है। ऐसे करके हम लोग एक प्यारा सा हेडिंग डालेंगे और जो भी मैंने बताया है उसको अच्छे से लिख देंगे, बस हमारा नंबर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे 2-2 नंबर आप लोग कंप्लीट करते हुए चलना। रेखांकित अंश की व्याख्या करना, लिखना। प्रसाद जी कहते हैं या आप लिख सकते हैं कि श्रद्धा मनु से उनका परिचय पूछते हुए कह रही हैं, ठीक है। मतलब ऐसे आप लोग कुछ नीला पीला करके लिख दोगे, काम हो जाएगा, ठीक है। बस हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखो 2-2 नंबर हम कंप्लीट करें। तीसरा, उक्त पंक्तियों में कौन किसका परिचय पूछ रहा है भैया? तो इसमें श्रद्धा मनु का परिचय पूछ रही है, ठीक है। तो लिख दो उक्त पंक्तियों में श्रद्धा मनु का परिचय पूछ रही है, ठीक है। ऐसे करके ब्लू पेन से अगर 3 नंबर डाल के लिख दोगे तो नंबर आपको मिल जाएगा। मेरे कहने का मतलब है बैठना बिल्कुल भी नहीं है, कुछ ना कुछ करते रहना है। नंबर 4 वाला देखते हैं हम लोग क्या है मेरे भाई। नंबर 4 वाला क्वेश्चन जो है उसको भी देख लेते हैं। देखो, कौन अपनी कांति से वीराने को शोभायमान कर रहा है? तो मनु जो है अपनी कांति से वीराने को शोभायमान कर रहा है, तो यहां पे मनु करके लिख देंगे, ठीक है। मतलब कुछ अपने आइडिया से थोड़ा थोड़ा लिख दो, काम खत्म हो जाएगा, नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। वी नंबर देखो 5वां, प्रभा की धारा से अभिषेक पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें भैया कुछ कोई भी अलंकार अच्छे से लिख देना, रूपक अलंकार अगर आपको पता होगा तो ऐसे प्यार से लिख देना, नहीं तो आप अपने हिसाब से ट्रिक लगा के लिख सकते हैं, नंबर आपको मिल जाएगा। तो ऐसे कुछ लिखोगे भैया ना, एग्जामिनर 10 में से 9 नंबर या 8 नंबर तो बड़े आसानी से दे देगा। मतलब कुछ भी लिखना है अच्छे से, पेजेस आपके होने चाहिए, थोड़ा अच्छे से लिखिएगा, राइटिंग से लिखिएगा, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत 19-20 भी रहता है गलत सही तो भी नंबर मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। बस ये हमारा हो गया मेरे भाई। अब जीवन परिचय पे हम लोग चलेंगे। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर। अब देखो, जीवन परिचय की बात करें तो 3 लेखक हैं भैया मेरे पास, जैसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर परसाई, वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है। तो हमारा ये कौन सा है भैया? प्रश्नोत्तर संख्या 5 का है, ठीक है। अगर आप लोग देखोगे अपना जो मैंने अभी बताया है, ठीक है, तो इसमें देखो प्रश्नोत्तर संख्या 5 का होगा। तो आप लोग खूब प्यार से यहाँ पे हेडिंग डालोगे। कैसे डालोगे जैसा मैं बताता हूं, देखो प्रश्नोत्तर संख्या 5 का कुछ ऐसे प्यार से एक हेडिंग आपको प्यारा सा डाल देना है, ठीक है, जैसा मैं बता रहा हूं, ठीक है। ऐसे कुछ करके हम लोग हेडिंग डाल देंगे। फिर हम लोग इसमें से कौन सा करना चाहते हैं? मान लो मेरे भाई हम करना चाहते हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, ठीक है। तो यहां पे प्यारा सा हेडिंग डालेंगे 3 नंबर, क्योंकि ये 3 नंबर हमारा है, ध्यान से देख लो, ये 3 नंबर है। वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है। और यहां पे एक हेडिंग डालेंगे खूब प्यारा सा जीवन परिचय। कौन सा हेडिंग? जीवन परिचय, जीवन परिचय, ठीक है। दोनों पे मैं अंडरलाइन करूंगा। देखो आप लोग राइटिंग से लिखिएगा, मैं यहां पे अपने हिसाब से लिख दे रहा हूं, ठीक है। आपको यहां पर राइटिंग से खूब प्यार से लिखना है, ठीक है। ये हमने लिख दिया और ये जीवन परिचय के नीचे हमने अंडरलाइन कर दिया। अब जीवन परिचय जब हमने हेडिंग डाला तो इसमें लिखिए कि आखिर इनका जन्म कब और कहां हुआ, ठीक है। ये सब आपको जीवन परिचय में लिखना है कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म, ऐसे लिख देना है, वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है। मतलब ऐसे करके आपको लिखना है कि आखिर इनका जन्म कब और कहां हुआ, ठीक है। तो ऐसे आपको पूरा इनका जन्म, जन्मस्थान, मृत्यु जो भी है लिख देना है। फिर आपका जो मेन हेडिंग रहेगा मेरे भाई वो रहेगा साहित्यिक परिचय। देखो इनका सबका मैंने लिखना सिखा दिया, आप लोग सर्च करना तो आ जाएगा। क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय शुभम लेक्चरर आप लोग बोलेंगे, आपको क्लास मिल जाएगा। तो ऐसे कुछ हेडिंग एक प्यारा सा डालेंगे, साहित्यिक परिचय, और इनका हिंदी साहित्य में कैसा परिचय है वो हम लिख देंगे मेरे भाई, ठीक है। मतलब साहित्यिक परिचय में क्या लिखते हैं, ये क्या थे, कैसे लेखक थे, क्या करते थे, ये सब आपको साहित्यिक परिचय में लिख देना है। मतलब इनके बारे में थोड़ा सा लिखना है। अगर आपको नहीं पता है तो भी आप लिख दीजिए, बहुत अच्छे रचनाएं करते थे, निबंध लिखते थे, ये है वो है, ऐसा वैसा रचनाएं की, ठीक है, ऐसे लिख देना। फिर एक हेडिंग डालना प्यारा सा रचनाएं,
कौन सा हेडिंग रहेगा? रचनाएं। देखो इतने पास पास में नहीं लिखना, ये तो मैं ट्रिक बता रहा हूं कैसे आपको लिखना है, ठीक है। रचनाएं हेडिंग डाला, इनकी रचनाओं के बारे में कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचनाएं निम्न है, ठीक है। ऐसे करके आप लोग थोड़ा इनकी रचनाएं लिख दो, निबंध संग्रह ऐसे हेडिंग डाल के लिख देना। अगर कुछ नहीं आता फिर भी नंबर यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, टेंशन नहीं। तो ये तो हमारा हो गया मेरे भाई ये लेखक का जीवन परिचय होगा। कवि में भी ऐसा ही आपको करना है, जैसे मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंहकर। प्रश्नोत्तर संख्या 5 का खा, यहाँ पे खा डाल देना, जिस कवि का आप लिखना चाहते हैं वो डाल देना, काम हो जाएगा, ठीक है। ट्रिक पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी, ये कहानी जो है मेरे भाई ये 5 नंबर 100% फिक्स होता है। अभी आपके पास समय है, आप क्या कीजिए कि पंचलाइट और बहादुर और ध्रुव यात्रा 3 कहानियों का उद्देश्य और सारांश पढ़ लो। ये 5 नंबर वैसे ही आपके कंप्लीट है, इसको पढ़ लो। कहानी पढ़ने से ही याद हो जाता है, तो इसको सिर्फ आपको पढ़ना है, तो जाकर पढ़ोगे आपको नंबर भैया मिल जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ है ही नहीं। 7 नंबर खंड काव्य है। स्वापठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक प्रश्न के एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। जैसे मुक्ति यज्ञ, रश्मि रथी, त्यागपति, जो आप में है उसको करिएगा, ठीक है। आलोक वृत्त, सत्य की जीत, श्रवण कुमार। तो ये भैया जिला वाइज होता है, आपके जिले में जो है उसको कर दीजिएगा और अभी से ही तैयार कर लीजिए उसको। जैसे त्यागपति है तो त्यागपति को आप इनके जो भी चीजें हैं तैयार कर लीजिए। ये नंबर भी 5 नंबर एकदम फिक्स होता है, क्योंकि आपके जिले में जो है उसी को पढ़कर जाना है, नंबर आपको पूरा मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, यहां से हमारा खंड खा स्टार्ट होता है, शायद यहां पे लिखा नहीं है। खंड का हमारा कंप्लीट हो गया है, खंड खा आया यहां से, और इसमें भी कुछ ट्रिक है जो मैं बताने वाला हूं। जैसे आपका सबसे पहले दिया गया भैया, दिए गए गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये हमारा हिंदी संस्कृत का गद्यांश है। जैसे महापुरुषा लौकिक प्रलोभनेश बद्धा नियत लक्ष्यांत कदाप भ्रंशन, ठीक है, ये दिया है। नहीं पता तो अथवा लगाए, आप दूसरा वाला कर सकते हो। तो इसमें करना क्या है, प्रश्नोत्तर संख्या 8 डालो, सिंपल सा, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या 8 का आप कर रहे हो तो प्यारा सा पहले खंड खा हेडिंग यहां पे डाल देना है, खूब सुंदर सा, ठीक है। खंड खा ऐसे आप हेडिंग डालेंगे। फिर प्रश्नोत्तर संख्या 8 का ऐसे खूब प्यारा सा हेडिंग हम लोग डालेंगे। देखो ध्यान से समझिएगा जैसा मैं बोल रहा हूं। देखो यहाँ पे जगह पर्याप्त नहीं है, इसीलिए इधर उधर पेज हो रहा है, लेकिन चलो ये देखो ऐसे हेडिंग डालेंगे, खूब प्यारा सा डालना हेडिंग। जहां से खंड खा आप लोग लिखना, खंड खा जरूर डाल देना। अब सेम प्रोसेस आपको करना है जैसे गद्यांश किए थे। देखो महापुरुषा डॉट डॉट करके नात्यजत कर देना, ताकि एग्जामिनर को पता चले आपने कौन सा किया है। महापुरुषा, ठीक है, डॉट 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 करके नात्यजत, ठीक है, ऐसे करते हैं। फिर एक प्यारा सा हेडिंग डालना आप लोग संदर्भ, क्योंकि इसका संदर्भ के साथ आपको अनुवाद करना है, तो संदर्भ हमने एक सुंदर सा हेडिंग यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। देखो संदर्भ लिख दिया। अब इसको लिख दो कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत के ये कौन सा चैप्टर का है, पहचान सकते हो कि नहीं? ये महामना मालवीय चैप्टर का हमारा पद्यांश है, ठीक है, महामना मालवीय चैप्टर का गद्यांश है, तो ऐसे लिख दो। फिर आप लोग जैसे लिख दो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत के महामना मालवीय चैप्टर से लिया गया है, पाठ से लिया गया है। फिर अनुवाद हेडिंग डाल दो। अनुवाद मतलब हिंदी में हम लोग इसका अनुवाद कर रहे हैं, हमने यहाँ पे अनुवाद हेडिंग डाल दिया। अनुवाद लिखकर आप लोग इसी से रिलेटेड थोड़ा अपनी तरफ से हिंदी में लिख दोगे, आपको नंबर पूरा मिल जाएगा। जो भी है महापुरुषा, महान पुरुष लोग, ऐसे ऐसे करके आप लोग थोड़ा सा लाइन लिख देना। जो नहीं पता होता मेरे भाई उसमें आप लोग लिख देना है, पता है तो कोई बात ही नहीं है, एकदम टेंशन फ्री रहिए, पता हो तो कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो गद्यांश भी हमारा कंप्लीट हुआ। पद्यांश पे चलेंगे। देखो विद्या विवाद, दिए गए पद्यांश या श्लोकों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करो, 7 नंबर। ये भैया मैं बता दूं 7 नंबर 100% फिक्स होता है। अभी भी समय है, सुभाषित रत्नानी चैप्टर के सारे पद्यांश या श्लोक को पढ़ लो, काम हो जाएगा। जैसे विद्या विवाद आय, धर्म मदाय, शक्ति परेशान पर पीड़नाय, खलस से साधु विपरीत में जिज्ञानाय, दानाय च रक्षणाय, ठीक है। ये हमारे महामना मालवीय चैप्टर का ही है। मतलब विद्या विवाद के लिए, धन घमंड के लिए, शक्ति दूसरों को सताने के लिए होती है, मूर्ख लोगों की। जबकि जो सज्जन लोग होते हैं उनकी विद्या बांटने के लिए, धन दान देने के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। बस ऐसे लिख दो। तो आपको यहां पे भी प्रश्नोत्तर संख्या 8 का खा डालना है, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या 8 का खा डाल देना और विद्या डॉट डॉट करके रक्षणाएं कर देना, संदर्भ लिख देना और अनुवाद हेडिंग डाल के इसको भी कर देना। मतलब इसमें भी कुछ है नहीं, ठीक है। अब चलते हैं भैया मुहावरे एवं लोकोक्तियों में। निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखते हुए वाक्य प्रयोग करो। देखो आपको 3 मुहावरे 4 दिए जाएंगे। अपने पैरों पर खड़े होना मतलब स्वावलंबी होना,
ठीक है, अपने पैरों पर खड़ा होना। उल्टी गंगा बहाना यानी कि उल्टा काम करना। गूलर का फूल होना यानी कि दुर्लभ होना। मक्खन लगाना यानी कि खुशामद करना। किसी एक का आप अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कर देना है, काम हो जाएगा। एक और चीज जो फिक्स होती है भैया वो है आपठित गद्यांश। देखो निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए 5 नंबर। यहां पे आपको यहां से लेकर यहां तक गद्यांश दिया गया है, इसके नीचे 3 क्वेश्चन दिया गया, तीनों का आंसर दे दो 5 नंबर ले जाओ। नहीं पता तो अथवा लगा है, ये आप दूसरा वाला कर सकते हैं, ठीक है, ये भी सेम है। तो पहले इसको पढ़ते हैं फिर हम इसी को करते हैं, ठीक है, बहुत इजी है, पढ़ो और तीनों क्वेश्चन जो है गद्यांश में आंसर मिलेगा, लिख कर दे दो। देखो, जिस प्रकार सुखी होने का प्रत्येक प्राणी को अधिकार है उसी प्रकार मुक्तांक होने का भी। पर कार्य क्षेत्र के चक्रव्यूह में पढ़कर जिस प्रकार सुखी होना प्रत्यंत साध्य होता है उसी प्रकार निर्भय होना भी। निर्भयता के संपादन के लिए 2 बातें अपेक्षित हैं। पहली बात तो यह है कि दूसरों को हमसे किसी प्रकार का भय या कष्ट ना हो। दूसरी यह है कि दूसरे हमको कष्ट या भय पहुंचाने का साहस ना कर सकें। इनमें से एक का संबंध उत्कृष्टशील से है और दूसरी का शक्ति और पुरुषार्थ से। इस संसार में किसी को ना डराने से ही डरने की संभावना दूर नहीं हो सकती। साधु से साधु प्रकृति वाले को क्रूर लोभियों और दुर्जनों से क्लेश पहुंचता है, अतः उनके प्रयत्नों को विफल करने या भय संचार द्वारा रोकने की आवश्यकता से हम बच सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन देखो क्या है, सुखी होने के साथ और क्या होना प्रयत्न साध्य होता है। इसको अब हम आंसर देंगे। पहले हम लोग डालते हैं भैया प्रश्नोत्तर संख्या 10, ऐसे डालेंगे, देखो ध्यान से, प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है, 10 ऐसे हम लोग डाल देंगे, ठीक है। अंडरलाइन हम स्केल की सहायता से करेंगे, हाथ का यूज मत करना मेरे भाई, ठीक है। फिर आप लोगों को वही सेम प्रोसेस, जिस प्रकार मतलब वही डॉट डॉट वाला, ये गद्यांश पद्यांश कहीं भी आए ये डॉट डॉट आप लोग जरूर कीजिएगा, जिस प्रकार, फिर डॉट 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 करके इसका जो लास्ट वर्ड है, तो लास्ट वर्ड हमारा जो है बच नहीं सकते, तो नहीं सकते लिख दो, काम हो जाएगा, नहीं सकते, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब आप क्वेश्चन का आंसर दो, एक एक का आंसर हम देते हैं। अब तो देखो हमारे क्वेश्चंस क्या है, देखो सुखी होने के साथ और क्या होना प्रयत्न साध्य होता है। तो देखो यहां पे लिखा है ये, पर कार्य क्षेत्र के चक्रव्यूह में पढ़कर जिस प्रकार सुखी होना प्रयत्न साध्य होता है उसी प्रकार निर्भय होना भी। मतलब निर्भय होना, सुखी होने के साथ निर्भय होना प्रयत्न साध्य होता है। तो इसको ऐसे फर्स्ट करके, क्योंकि हमारे का सॉरी ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, तो फर्स्ट करके लिख देंगे कि सुखी होने के साथ निर्भय होना भी प्रयत्न साध्य होता है। ऐसे करके आप लोग डॉट डॉट, मतलब मैं डॉट डॉट कर रहा हूं, आपको ऐसे करके लिख देना है। दूसरा है निर्भयता के संपादन के लिए क्या करना अपेक्षित है। तो देखो यहां पे आंसर दिया गया, सीधा उठाकर जाकर लिख दो। देखो निर्भयता के संपादन के लिए 2 बातें अपेक्षित होती हैं। पहली बात तो ये कि दूसरों को हमसे किसी भी प्रकार का भय या कष्ट ना हो, और दूसरी ये कि दूसरे हमको कष्ट या भय पहुंचाने का साहस ना कर सकें। बस यहां तक उठाकर लिख दो भाई, 2 नंबर ये भी कंप्लीट। दूसरा नंबर ऐसे डालना खूब प्यार से और लिख देना, ठीक है, जो भी मैंने यहां पे आपको बताया है। तीसरा, शील, शक्ति और पुरुषार्थ जैसी वृत्तियों का संबंध किससे है। तो भैया किसी को हमसे किसी भी प्रकार का भय या कष्ट ना हो, इसका संबंध शील से है, ठीक है। देखो यहां पे लिखा है, इनमें से एक का संबंध उत्कृष्टशील से है और दूसरी का शक्ति और पुरुषार्थ से। मतलब यही चीज लिखा गया है कि किसी को हमसे, यहां से लिख दो, यहां से लिख दो, दूसरों को हमसे किसी भी प्रकार का भय या कष्ट ना हो। दूसरी ये कि दूसरे हमको कष्ट या भय पहुंचाने का साहस ना कर सके। इनमें से एक का संबंध उत्कृष्टशील से है और दूसरे का पुरुषार्थ से। यहां तक लिख दोगे, ये भी नंबर कंप्लीट। तो ऐसे लिखोगे भैया, एग्जामिनर 5 में 5 पूरे नंबर देगा। और ये भैया इसमें तो ढूंढ कर लिखना होता है, बहुत आसानी से लिख सकते हो। नहीं पता तो ये दूसरा वाला आप कर सकते हो। इन सब को अब मैं हटाता हूं और आगे बढ़ता हूं। आगे देखो क्या है स्टूडेंट, इसको देखते हैं। अब देखिए यहां पे जो हमारा नेक्स्ट है ये शब्द युग्म है, ठीक है, शब्द युग्म जिसको हम लोग बोलते हैं। देखो यहां पे लिखा है निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चुनकर लिखिए। जैसे यहां पे 1 नंबर का 2 नंबर का है, जलद जलज, ठीक है, इसका सही अर्थ क्या होगा। तो आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा भैया। जलद, जलद का मतलब होता है बादल, जलज का मतलब होता है कमल, तो आपका ये बा वाला सही होगा। ऐसे अवलंब अविलंब, देखो अविलंब का मतलब होता है देर, तो आप लोग एक ट्रिक लगा सकते हो भैया, इसका कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, ठीक है। अविलंब का मतलब शीघ्र होता है, ठीक है, तो इसका भी बा वाला ऑप्शन सही होगा। तो प्रश्नोत्तर संख्या आपको 11 का कार डालना है और जो भी आपका है लिख देना है। देखो हिंदी की कॉपी लिखना मैं पहले भी सिखा चुका हूं। खा, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। अक्षत, कर, दिज। तो अक्षत को हम अखंड और चावल का दाना भी बोलते हैं, कर को हम हाथ, किरण, टैक्स बोलते हैं, दिज को हम ब्राह्मण, पक्षी भी बोलते हैं, ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं।
इसके बाद में देखो प्रश्नोत्तर संख्या 11 का ऐसे 11 का खा डाल देना, ठीक है। ये गा निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। किए गए उपकार को ना मानने वाला भैया जो किए गए उपकार को नहीं मानता है कृतघ्न है। घृणा के योग्य जो होगा घृणित होगा, बस ऐसे लिख दो। गा का ये सही है, घा का ये घा। निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। महादेवी वर्मा विद्वान कवित्री हैं, कवियत्री हैं। विद्वान की जगह पर आपको विदुषी कर देना है, बस हो जाएगा। मैं भोजन कर लिया हूं, नहीं बेटा मैंने भोजन कर लिया। तीसरा, कृपया मेरे सामानों पर निगाह रखने की कृपा करें, नहीं कृपया मेरे सामान पर नजर रखें। चौथा, तुम मेरे से मत बोलो, तुम मुझसे मत बोलो। रस छंद अलंकार की अगर बात करें तो करुण रस अथवा हास्य रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण लिखना भैया। रस छंद अलंकार तीनों एक ही वीडियो में मैंने पढ़ाया है, जाकर देखना। बस आप लोग क्या कीजिए, रस में करुण रस, हास्य रस, वीर रस, श्रृंगार रस, ये 4 पढ़ लीजिए। अलंकार में रूपक, यमक, उपमा, उपमा, उत्प्रेक्षा, श्लेष, ये पढ़ लीजिए। और छंद में सोरठा, दोहा, चौपाई, कुंडलियां, ये पढ़ लीजिए, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने एक ही वीडियो में पढ़ा रखा है, जाकर देखना, 6 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। पत्र लेखन की अगर हम लोग बात करें भैया, तो पत्र लेखन थोड़ा सा हम लोग समझेंगे, ठीक है, कैसे इसको लिखेंगे, ठीक है। तो देखो क्या है 13 नंबर, किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को पुस्तक एवं लेखन सामग्री की दुकान खोलने हेतु ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र लिखो, अथवा लगा है। नगर में अपने मोहल्ले की नालियों को साफ करने के लिए नगर पालिका अध्यक्ष को एक पत्र लिखो। तो आपको प्रश्नोत्तर संख्या 13 डालना है, खूब प्यार से। प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है, 13 ऐसे डालेंगे और इसके नीचे हम लोग करेंगे अंडरलाइन, खूब प्यार से अंडरलाइन कर देंगे और लिखेंगे। पत्र जैसे लिखते हैं वैसे लिखो। जैसे देखो, नगर में अपने मोहल्ले की नालियों को साफ करने के लिए नगर पालिका अध्यक्ष को एक प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र लिखे। तो भैया लिख दो जैसे पत्र लिखते हैं, सेवा में, सेवा में, ठीक है, नगर पालिका अध्यक्ष, ठीक है, ऐसे करके लिख दो, नगर पालिका अध्यक्ष, ठीक है। जहां आप लिख रहे हो वो लिख दो मेरे भाई, मतलब स्टार्टिंग में एड्रेस लिखना है। फिर विषय लिख दो, आप किस विषय पर पत्र लिख रहे हो। तो नगर या मोहल्ले की नालियों को सफाई हेतु, ऐसे करके आप लिख दो भैया, ठीक है, जो भी लिख रहे हो। फिर महोदय यहां पे लिख दो, क्या, महोदय, महोदय। और महोदय करके जो भी आपकी सारी प्रॉब्लम है, मतलब जितनी भी प्रॉब्लम है आपके अंदर, सब महोदय करके यहां पे ऐसे लिख देना है, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर लास्ट में जब आप लिख देना तो यहां पे पूरा लाइन जब कंप्लीट हो जाएगा ना, तो यहां पे धन्यवाद सहित ऐसे कर देना, धन्यवाद सहित, ठीक है। दिनांक थोड़ा सा डाल देना ऐसे, दिनांक वो ओरिजिनल नहीं डालना है। और इस साइड में भवदीय करके, भवदीय, जो भी आपका नाम है, रामलाल, श्यामलाल, वो यहां पे लिख देना, श्यामलाल। कहां से आप लिख रहे हैं, जैसे हम गोंडा से मान लो लिख रहे हैं तो ऐसे लिख देंगे, श्यामलाल, ठीक है, गोंडा। बस ऐसे आपको थोड़ा सा करके जिस भी टॉपिक पर हो, सेवा में जिसको लिख रहे हैं वो लिखो, विषय लिख दो, महोदय करके अपनी पूरी प्रॉब्लम बताओ, लास्ट में धन्यवाद बोलो और भवदीय करके काम खत्म करो, ठीक है। एक और टॉपिक है निबंध। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखो, 9 नंबर का आता है। तो इसमें भी करना कुछ नहीं है, आपको एक अलग से पेज लेना, अच्छे से प्रश्नोत्तर संख्या डालना है, प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है। कौन सा ये प्रश्नोत्तर संख्या है, 14 है। तो 14 हमने डाल दिया, ले बेटा अंडरलाइन कर दिया। अब आपको करना क्या है, हेडिंग, जैसे मेरा प्रिय कवि, नवीन शिक्षा पद्धति, पर्यावरण प्रदूषण कारण और निवारण, आतंकवाद की समस्या, विद्यालयों में स्वास्थ्य शिक्षा। तो हम पर्यावरण प्रदूषण पर मान लो लिख रहे हैं, तो लिखेंगे पर्यावरण प्रदूषण, पहला हेडिंग रहेगा। पहला हेडिंग हमारा रूपरेखा रहेगा, आप क्या क्या लिख रहे हैं। फिर प्रस्तावना लिख देना, आप किसके बारे में लिख रहे हैं। फिर लिखना पर्यावरण प्रदूषण क्या है, पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ, पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, ठीक है। कि पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के उपाय, ठीक है, इसके नुकसान, ये सब लिख देना। लास्ट में उपसंहार लिख देना। मतलब कुछ मेन हेडिंग आपको चूज करके लिखना है। सबसे मेन इसमें होता है स्टूडेंट, वो होता है हेडिंग। अगर आप लोग हेडिंग अच्छे से डाल के ब्लू पेन से लिख देते हो उसके बारे में, आपको नंबर मिल जाएगा। ये 9 नंबर फ्री का रहता है, कुछ करना नहीं। जैसे पर्यावरण प्रदूषण पर आप निबंध लिख रहे हो तो पहले रूपरेखा आपने लिख दिया, ठीक है। फिर प्रस्तावना लिख दिया, कुछ हेडिंग मैं बता रहा हूं, ठीक है। फिर पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ लिख दिया, पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ मैंने लिख दिया, ठीक है, कुछ हेडिंग। फिर उसके बाद में पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार, पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार हमने लिख दिया, ठीक है।
उसके बाद में हमने लिख दिया इसमें कौन कौन सा प्रकार में, जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ठीक है, रेडियो धर्मी प्रदूषण। हेडिंग डाल डाल के इनके बारे में थोड़ा विस्तार से आपको लिख देना है, ठीक है। फिर पर्यावरण प्रदूषण से हानियां क्या हैं, हानियां, ठीक है, इसको रोकने के उपाय क्या हैं। 9 नंबर का भैया तो पापड़ तो बेलना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर उपसंहार लास्ट में लिख देना, मतलब 5-6 हेडिंग मिनिमम होना चाहिए। यहां तो मैंने 2 2 4 2 6 2 8 बता दिया, 6 7 5 6 हेडिंग कम से कम होना चाहिए। आपको नंबर पूरा यहां पे मिल जाएगा, नंबर के लिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। बस ये पूरा हिंदी का पेपर कुछ इस ट्रिक से अगर आप लोग सॉल्व करोगे ना, आपका नंबर बिल्कुल कंप्लीट रहेगा। हिंदी में पास होने से कोई रोक ही नहीं सकता। 90% 95% लेकर आओगे, कुछ नहीं पता है फिर भी ऐसा कोई नहीं बताएगा यूट्यूब पर। वैसे कुछ टॉपिक हैं जो मैं बता देता हूं, आप लोग जो 100% फिक्स होते हैं, जैसे जीवन परिचय जो हमारे आए थे, साहित्यिक परिचय, ठीक है, ये फिक्स होता है। कहानी आपकी फिक्स होती है, खंड काव्य फिक्स होता है, हिंदी संस्कृत का गद्यांश यानी कि श्लोक फिक्स होता है, ठीक है, रस छंद अलंकार एप्रोक्स फिक्स होते हैं आपके, जो मैंने बताया पढ़ लोगे नंबर मिल जाएगा, ठीक है। इतने टॉपिक लगभग फिक्स होते हैं। मतलब देखो कैसे इसको, इसकी थोड़ी नंबरिंग करते हैं। 10 नंबर का जीवन परिचय, 5 नंबर की कहानी, 5 नंबर का खंड काव्य, 7 नंबर का श्लोक और 6 नंबर का ये टोटल 10 5 15 5 20 7 27 6 33 नंबर के आपके बिल्कुल फिक्स होते हैं। तो ये आपको पास करने के लिए काफी है। लेकिन जैसा मैंने बताया, इस ट्रिक से हिंदी के पेपर को सॉल्व करके आओगे 100 में 95 प्लस लेकर आओगे। तो आज का क्लास कैसा लगा, जाते जाते वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।